हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकंड ईयर में सम्राट के संवैधानिक महत्व पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सम्राट के प्रशासन में प्रभाव। क्या प्रभाव हो सकता है ब्रिटिश राजा के हाथ में, या कह सकते हैं कि सम्राट के प्रशासन में क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में कॉटन ने लिखा है कि शासन पर सम्राट का प्रभाव औपचारिक शक्तियां की अपेक्षा उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो मंत्रीगण स्वयं ही उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता तो वह मंत्रिमंडल के हाथ में रबड़ की मोहर बनकर रह जाता है। प्रशासन पर रानी विक्टोरिया के प्रभाव का एक प्रमुख कारण उसका भव्य व्यक्तित्व था। तो बच्चों, कहना का मतलब ये है कि जो राजा बनता है ब्रिटिश में, उनका व्यक्तित्व, अगर व्यक्तित्व अच्छा है तो मंत्रिमंडल जो भी मंत्रिमंडल को कहेगा तो वो बात करेगा। उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो फिर बाद में उनका प्रभावशाली नहीं, वो व्यक्ति प्रभावशाली नहीं हो सकता है। तो वो कैसा है व्यक्ति? प्रभावशाली, चमत्कारी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भी जो एक चमत्कारी प्रधानमंत्री या प्रभावशाली प्रधानमंत्री आ जाए तो लोग उनके तारीफ कर दे, और प्रभावशाली नहीं आते तो जल्दी से लोकसभा भंग हो जाती है और सरकार गिर जाती है, गठबंधन सरकार बन जाती है। तो इस तरीके से ब्रिटिश में भी सम्राट के प्रशासन में प्रभाव में व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण बात बताई गई कि व्यक्तित्व जिसका अच्छा है, जिस राजा का, उनका प्रभाव मंत्रीगण पर भी बना रहेगा। दूसरा है अनुभव। राजा के प्रभाव का दूसरा कारण उन्हें प्राप्त दीर्घ अनुभव है। राजा जीवन भर शासन का अध्यक्ष रहता है और अपने इस काल में आंतरिक राजनीति के अंतर्गत अनेक मंत्रिमंडलों का उत्थान और पतन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव देख लेता है। इससे इस दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर वह अपने परामर्श से मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकता है। यानी सरकार को वो प्रभावित या प्रशासन को प्रभावित कैसे करेगा कि उनका अनुभव होता है। दूसरे तो 5 साल के बाद जो भी उनकी शासन व्यवस्था सरकार जितने साल की है वो हट जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, दूसरे दल की सरकार आ जाती है। लेकिन राजा जब तक नहीं मरता तब तक वो बना रहेगा, राजा ब्रिटिश का सम्राट बना रहेगा। तो उनको इतना अनुभव होता है, तो नए नए जो मंत्रिमंडल आते हैं उनको परामर्श देना वगैरह, ये दीर्घकालीन तक, ज़्यादा समय तक रहता है। जिंदा रहेगा तब तक वो राजा बना रहेगा, फिर वो मरने के बाद उनका बेटा वापस नया सम्राट बनेगा। तो इनका जब तक राजा बनने से अंत तक वो रहता है, इसलिए उनको अनुभव इतना बढ़ जाता है। इसलिए मंत्रिमंडल का उत्थान और पतन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या उतार चढ़ाव हुए, ये सब बातें वो जान लेता है अनुभव के द्वारा। इसलिए ब्रिटिश सम्राट के प्रशासन पर प्रभाव रहता है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक निष्पक्षता। इसमें उनके प्रभाव का एक आधार उनकी राजनीतिक निष्पक्षता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव का एक आधार उसकी राजनीतिक निष्पक्षता है। वह किसी एक विशेष राजनीतिक दल का नेता ही नहीं, वरन संपूर्ण ब्रिटिश जनता और राष्ट्र का प्रधान होता है, और उसके द्वारा इसी दृष्टिकोण से कार्य किया जाता है। मंत्रिमंडल भी सम्राट की राजनीतिक निष्पक्षता से परिचित होते हैं। इस कारण उनके द्वारा सम्राट के परामर्श को उचित महत्व दिया जाता है। यानी वो अपने पद पर जब से राजा बनेगा तब तक
वो रहेगा, तो उनका राजनीतिक में निष्पक्ष रहेगा, क्योंकि वो देश का प्रमुख है, देश का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वहाँ संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है। तो वो जनता का और राष्ट्र का प्रधान होने के कारण उनका दृष्टिकोण से कार्य अलग होता है, और मंत्रिमंडल भी सम्राट की राजनीति निष्पक्षता से परिचित होते हैं और सम्राट से परामर्श को उचित समझते हैं। यानी वो अनुभवी है और वो इतना बड़ा मतलब राजा है और इतने सालों से वो राज कर रहा है, उसके हिसाब से वो निष्पक्ष न्याय करेगा या निष्पक्ष बातें करेगा, किसी की साइड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि किसी से साइड लेने से वो कोई अपने पद पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो जिंदगी भर पद पे रहेगा। इसलिए राजनीति में उसको निष्पक्षता वो निर्णय लेता है। इसलिए जो मंत्री है, वो मंत्रिमंडल है, वो भी उनसे परामर्श या राय लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए ब्रिटिश सम्राट के प्रशासन में प्रभाव बढ़ गया है। चौथा पॉइंट है संसदीय शासन की कार्य क्षमता। संसदीय शासन की कार्य क्षमता राजा के प्रभाव का एक कारण संसदीय शासन की कार्य पद्धति भी है। शासन का अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही और परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र व्यवहार उनके पास पहुंचता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरे देशों से जो संबंध है, वो सारे लेटर वगैरह जो आते हैं या पत्र व्यवहार होते हैं, संधि होती है, तो वो सारे राजा के पास आते हैं। राजा का अपना कर्मचारी मंडल होता है, उसका एक मंत्री भी होता है जिसे राजा का आत्म साधन कहा जा सकता है। इस मंत्री का कर्तव्य है कि राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना देना ही होता है। इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि सम्राट को मंत्रिमंडल के निश्चयों से अवगत करावे। ये सभी बातें सम्राट को ऐसी स्थिति प्रदान कर देता है, यदि उसमें क्षमता है तो वह शासन कार्यों को प्रभावित कर सकता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? देश का प्रमुख होता है राजा या राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। तो इनकी कार्य क्षमता क्या है? क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कर रहे हैं, जो भी ब्रिटिश दूसरे देशों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में वो संबंध बना रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, तो उसकी खबर एक मंत्री, उनका आत्मरक्षक, आत्म साधन होता है, जो वो छोटी छोटी बातों को वहां पहुंचाना पड़ता है। तो राजा को सारा कार्य पता होता है कि क्या क्या पत्र व्यवहार द्वारा क्या क्या मंत्रिमंडल ने कार्य किया है, ये अवगत वो निश्चित रूप से करवाता है। इसलिए उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री का कर्तव्य भी होता है कि वो मंत्रिमंडल के कोई भी निश्चित कार्य को अवगत कराए। किसको? सम्राट को या राजा को अवगत कराए, और इस क्षमता के आधार पर वह शासन के कार्य को प्रभावित कर सकता है। यानी कोई भी बार निर्णय ले सकता है, वो कह सकता है कि इनसे, इस देश से ऐसा कीजिए, इस देश से ऐसे संबंध बनाइए। वो अपनी सलाह दे सकता है मंत्रिमंडल को, और मंत्रिमंडल पर अपना क्या कहते हैं, अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। प्रशासन में भी कर सकता है और सरकार में भी कर सकता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, पद की महत्वता या महत्ता। पद की महत्ता, इन सबके अतिरिक्त सम्राट के प्रभाव का अंतिम कारण सम्राट पद की महत्ता है। सम्राट का पद ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इसे पीढ़ियों से आ रही है बच्चों। वो ही उनका बेटा ही जो उनके कुल में होगा, बड़ा बेटा, वो ही राजा बनेगा। और लड़की हुई तो लड़की को भी बनाया जा सकता है, जैसे रानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ वगैरह सब बने हैं, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। और वर्तमान समय में भी ब्रिटिश राज्य को इसको सर्वोच्च महत्व प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से सम्राट के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाता है, मंत्रिमंडल उसका पर्याप्त महत्व मानते हुए उस पर विचार करने का कार्य करते हैं। क्योंकि वो जब से राजा बनेगा, उनकी उम्र होगी राजा बनने की, तब से लेकर जब तक वो उनकी मृत्यु नहीं होती,
तब तक वो कार्य अपना सम्राट बना रहेगा और अपना कार्य करता रहेगा। तो उनका महत्व इतना बढ़ सकता है, उनके पद के महत्व का, कि इतना पुराना हो जाता है तो मंत्रिमंडल को वो सलाह दे तो मंत्रिमंडल मानने के लिए और विचार करने के लिए बाधित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये कार्य अनुभव वो इतने सालों से हर मंत्रियों को देख रहा है या प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को सलाह दे रहा है, तो उनको सारा अनुभव है। इसलिए पद की महत्वता होने के कारण ये बात सामने आती है कि मंत्रिमंडल भी उनके जो सलाह देते हैं वो सलाह मानने के लिए, विचार करने के लिए कार्य कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चों ब्रिटिश सम्राट के प्रशासन में प्रभाव बढ़ रहे हैं। अब राजपद की उपयोगिता, क्या उपयोगिता राजपद की रही है, उसमें हम थोड़ा सा परिचय। ब्रिटिश विश्व में प्रजातंत्र का अग्रदूत देश रहा है और आज प्रजातंत्र के युग में ब्रिटेन में प्रजातांत्रिक भावना अन्य किसी भी देश की तुलना में कम नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में राजा का पद एक राजनीतिक असंगत है, लेकिन ब्रिटिश व्यक्ति अपने अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण इस प्रकार की असंगतियों को निभाना भलीभांति जानता है। और ब्रिटिश राजपद के संबंध में भी ऐसा ही है। विश्व के अन्य देशों में जहां राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटिश निवासी उच्च स्वर में सम्राट चिरंजीवी हो, यानी सम्राट हमेशा अमर रहे, ये नारे लगा दे, क्योंकि उनको पता है कि राजा उनके कार्य में बाधा या निरंकुश नहीं बना, क्योंकि उनके वहाँ संसदात्मक व्यवस्था है, नाम मात्र उनका नाम से चलती है, लेकिन वहाँ पे उच्च स्वर में राजा चिरंजीवी हो, यानी राजा अमर रहे, ऐसे नारे चलते। क्यों होते? क्यों? क्योंकि राजपद का उपयोगिता होता है और राजा ऐसा निरंकुश नहीं बनता, वो लोगों के हित के लिए कार्य की बात करता रहता है। और राजतंत्र की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। सर विंस्टन चर्चिल ने के शब्दों में, हम सभी लोगों के हृदय में राजतंत्र गहरा बैठा हुआ है और यह हम सभी को अत्यंत ही प्रिय है। यहाँ की वहाँ के चर्चिल जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी तारीफ की, किसकी? राजा की, कि हमेशा राजा यहाँ पर राजतंत्र गहरा होता रहे और राजतंत्र कभी खत्म नहीं हो। वहाँ लोकतंत्र भी है और थोड़ा सा राजतंत्र की ओर थोड़ा महत्व रखता है, क्योंकि राजा वंशानुगत है, बाकी सारी शक्ति वास्तविक प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। आगे है गणतंत्रीय आंदोलन और उसका अंत। वर्तमान समय में जो राजतंत्र बहुत अधिक लोकप्रिय है, लेकिन ये लोकप्रियता बहुत अधिक पुरानी नहीं है और इसके पूर्व राजपद को जन विरोधी का सामना करना पड़ता है। स्टुअर्ट राजाओं के काल में जो राजपद और ब्रिटिश जनता के बीच तीव्र संघर्ष हुआ ही था। इसके बाद विलियम ऑफ ऑरेंज और प्रथम दो जॉर्ज राजाओं को भी उनके विदेशी होने के कारण ब्रिटिश जनता अपनी भक्ति नहीं दे सकी। जॉर्ज तृतीय ने देशभक्त राजा बनने का प्रयत्न किया, किंतु अपने शासनकाल के अंतिम 5 वर्षों में उसका मस्तिष्क विकृत हो जाने के कारण राजपद के सम्मान में कोई वृद्धि नहीं हो पाई। जॉर्ज चौथे या चतुर्थ और विलियम चतुर्थ ने ऐसा अनियमित जीवन व्यतीत किया कि वे सम्मान के पात्र नहीं हो सकते थे और रानी विक्टोरिया अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में विशेष विख्यात नहीं थी और उसकी आलोचना होती रही थी। तो कहने का मतलब गणतंत्र आंदोलन और उसका अंत हो गया। कोशिश की दूसरों ने,
राजपद धारण करने की, लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया। क्यों नहीं किया लोगों ने पसंद? क्योंकि उनको उसी ब्रिटिश के जो चली आ रही परंपरा से उसी कुल का राजा चाहिए, दूसरे नहीं चाहिए, तो प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए गणतंत्र आंदोलन उसका अंत हो गया। धीरे धीरे राजपद का विरोध इतना बढ़ गया कि 1871 में गणतंत्रवादी आंदोलन ही चल पड़ा, जिसका लक्ष्य राजतंत्र को समाप्त करना था। लंदन में एक गणतंत्रीय क्लब की स्थापना हुई और चार्ल्स बैडला उसके प्रथम सभापति हुए। उस समय बड़ी उत्तेजना फैली जब इन विचारधारा को सर डिल्के चार्ल्स जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने ग्रहण कर लिया और चैम्बरलेन ने भविष्यवाणी की कि गणतंत्र अवश्य ही स्थापित होगा और जिस गति से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं वह हमारे समय में ही स्थापित हो जाएगा। यानी लोगों ने गणतंत्र स्थापित करने के लिए आंदोलन कर लिया। किंतु कुछ ही वर्षों में ये आंदोलन धीमा पड़ गया और रानी विक्टोरिया ने डिल्के को मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए पूर्व उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया कि राजतंत्र विरोधी विचारों के विरुद्ध स्वयं घोषित करे। यानी विक्टोरिया रानी ने मंत्री को पद पर नियुक्त कर दिया आंदोलन को धीमा करने के लिए और राजतंत्र विरोधी विचारों को विरुद्ध स्वयं घोषित कर दिया कि जो भी राजतंत्र के विरुद्ध जाएगा उनको स्वयं मत वो घोषित हो जाएगा, जो समर्थन करेगा वो और विरोध करेगा गणतंत्र का, राजतंत्र का विरोध और गणतंत्र का समर्थन करेगा। 1878 के बाद ब्रिटिश में गणतंत्रात्मक भावना कभी गंभीर रूप से व्यक्त नहीं की गई और साम्यवादियों को छोड़कर, जिसकी संख्या ब्रिटेन में बहुत कम है, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से बढ़ चढ़कर राजतंत्र का गुणगान करते हैं। पैतृक आधार पर निर्मित लॉर्ड सभा की कटु आलोचना करने वाला श्रमिक दल भी सम्राट तथा राज परिवार का गुणगान करने में किसी से पीछे नहीं है। श्रमिक दल के एक प्रमुख नेता हर्बर्ट मॉरिसन ने लिखा है कि विश्व में कोई भी राजतंत्र हमारी राजतंत्र से ज़्यादा सुरक्षित या जनता द्वारा ज़्यादा सम्मानित प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बच्चों, जैसे कि उन्होंने कहा कि गणतंत्र का अंत कर दिया गया। क्यों किया गणतंत्र का अंत? क्योंकि गणतंत्र आंदोलन चला, लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन दूसरों ने पसंद किया जो वहाँ ब्रिटिश के नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश के रहने वाले वो गणतंत्र को पसंद नहीं करना चाहते थे। वो उसी देश का जो कुल से चले आ रहे राजा, उसी को राजा बनाना चाहते थे। इस तरीके से लोकतंत्र या गणतंत्र आंदोलन का उसका अंत कर दिया गया। धीरे धीरे वापस लोगों में ये प्रक्रिया चलने लगी, वापस गणतंत्र की स्थापना आई, लेकिन वापस लोगों ने उनको नकार दिया। आखिर में रानी विक्टोरिया ने किसी मंत्री को पद पर रखा और उन्होंने ये तय कर दिया कि जो मंत्रिमंडल होगा वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हो गए और राजा सम्मान के लिए वो आगे बढ़ेगा। तभी लोगों ने ये नारे लगाने स्टार्ट कर दिए कि राजा चिरंजीवी रहो, राजा अमर हमारा रहे। क्यों रहे? क्योंकि राजा के जो शासन में हम कभी भी हमारा अधिकार नहीं हट सकता और राजा हमारे सम्मान है, शुरू से पीढ़ी से आ रहे हैं, तो राजा को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्तमान समय में जबकि विश्व के लगभग सभी देशों में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटेन में ही राजा का पद इतना अधिक सम्मानित कैसे बना हुआ है? ब्रिटेन में राजपद के बने रहने के और अधिक सम्मानित होने के कारण हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें आगे को पॉइंट पढ़ेंगे कि ब्रिटिश में सम्मानित होने के कारण, ब्रिटिश में राजा सम्मानित होने के कारण, तो सम्मानित होने के कारण तो थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा
ये भी देख ले कि प्रधानमंत्री किस तरीके से राजमहल क्रांति हुई और किस तरीके से ब्रिटिश में कैसे बटलर, मैकमिलन, ये सारे सर्चिल वगैरह, मंत्रा वगैरह ये सब आए और उन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी प्रकार की स्थिति 1963 में मैकमिलन ने त्यागपत्र के बाद उन्होंने उसके बाद त्यागपत्र के बाद उत्पन्न हुई ये मैकमिलन के। इस समय अनुदार दल में अनेक प्रत्याशी थे जो बटलर उसमें प्रमुख थे, लेकिन रानी ने अप्रत्यक्ष रूप से लॉर्ड हुम को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों जैसे ही गणतंत्र की बात हुई तो उनका अंत हो गया और जैसे ही राजतंत्र की बात आई तो लोगों ने समर्थन करना शुरू कर दिया। तो कल हम बच्चों पढ़ेंगे कि राजपद में बने रहने और उनका सम्मानित होने के कारण, यानी राजा आज दिन तक राजपद पर क्यों बना रहा, आज दिन तक क्यों बना रहे और क्यों लोग, और पूरे विश्व में आज कहीं राजतंत्र नहीं है फिर भी वहां संसदात्मक व्यवस्था है, फिर भी जो राष्ट्रपति है उनको अप्रत्यक्ष द्वारा भारत में चुना जाता है, लेकिन वहां वंशानुगत ऐसा क्यों है, ऐसा किस बातों के लिए ऐसी बातें आ रही है। इसलिए हम कल पढ़ेंगे कि राजपद बने रहने के और सम्मानित होने के कारण। ठीक है बच्चों, बाय।